नमस्कार, मैं हूं केसाराम, सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। लास्ट व्याख्यान में हमने मौलिक अधिकारों से संबंधित सामान्य परिचय पर चर्चा की। आज हम मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के खिलाफ ही व्यक्तियों को और नागरिकों को मिले हुए हैं। तो इस आर्टिकल्स के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। जब हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संवैधानिक भाषा पढ़ते हैं, तब उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि राज्य यह कार्य नहीं करेगा, राज्य ये कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि राज्य को वो कार्य नहीं करने चाहिए जैसे कि लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होगी। संघ सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत शामिल होंगे। जैसे स्थानीय और नगरीय निकाय से संबंधित संस्थाएं, यह भी राज्य के दायरे के अंतर्गत आएगी। इस तीसरे पॉइंट के अंतर्गत एक बात लिखी हुई है, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटी। तो इस शब्द की जब न्यायालय ने व्याख्या की कि अदर अथॉरिटी के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो शुरू में माननीय न्यायालय ने रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच को अपनाया, संकुचित दृष्टिकोण अपनाया, और न्यायालय ने ये कहा कि ये जो आर्टिकल्स 12 के उपबंध है, ये सभी सरकारी संस्थाएं या सरकार से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो राज्य के अंतर्गत शामिल है। तो इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए न्यायालय ने कहा कि जो संस्थाएं सरकारी प्रकृति के कार्य करती है या संप्रभु प्रकृति के कार्य करती है, वो सारी की सारी संस्थाएं हैं वही राज्य के दायरे में आएगी, अन्य संस्थाएं राज्य के दायरे के अंतर्गत नहीं आएगी। लेकिन माननीय न्यायालय ने जब बाद में लिबरल अप्रोच को अपनाते हुए अनुच्छेद 12 की व्याख्या की, तो न्यायालय ने कहा कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि उन संस्थाओं के कार्य है वो सरकारी प्रकृति के हो या संप्रभु प्रकृति के कार्य हो, वो संस्थाएं भी राज्य के दायरे के अंतर्गत आ सकती है। जैसे कोई संस्था अगर कानून के अंतर्गत स्थापित हुई है, ऐसा कोई वैधानिक निकाय है, तो वो भी राज्य के दायरे के अंतर्गत ही आएगा। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, ONGC, गेल, भेल, विश्वविद्यालय, ये सारी की सारी संस्थाएं हैं, ये भी राज्य के दायरे के अंतर्गत ही आएगी। यहाँ माननीय न्यायालय ने यह कहा कि ऐसी संस्थाएं जो विधि के अंतर्गत स्थापित हुई है या ऐसी संस्थाएं जिनका वित्तीय स्रोत है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, या ऐसी संस्थाएं कोई निजी संस्था जो राज्य के रूप में काम कर रही है, या वो निजी संस्था अब वो काम कर रही है, ये काम पहले राज्य करता था, तो ऐसी संस्थाएं हैं वो भी राज्य के दायरे के अंतर्गत ही आएगी अनुच्छेद 12 के संबंध में। या ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत शामिल इकाइयों के कार्यों को न्यायालय में तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द को परिभाषित किया हुआ है वो भाग 3 से संबंधित मौलिक अधिकारों के संबंध में ही लागू होता है। इसके अलावा ये जो राज्य शब्द परिभाषित किया गया है यहाँ पर, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में भी भाग 4 के अंतर्गत यही राज्य शब्द की परिभाषा लागू होती है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में आर्टिकल 37 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लिखी हुई है। तो ये है अनुच्छेद 12 जहाँ पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत और उनका
अल्पीकरण करने वाली विधियां। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों को न्यून करते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किए गए हैं। अनुच्छेद 13 की क्लोज फर्स्ट में पूर्व संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकारों की बात की गई है। यानी अगर पूर्व संवैधानिक कानून है वो अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वहां तक पूर्व संवैधानिक कानून है वो अपने आप ही निरस्त समझे जाएंगे, शून्य समझे जाएंगे। पूर्व संवैधानिक कानून का मतलब ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले ही अस्तित्व में थे। यानी ये ऐसे कानून थे जो संविधान लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी या तो राज्य विधानमंडल ने बनाए या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने इन कानूनों का निर्माण किया था। तो ऐसे कानून पूर्व संवैधानिक कानून कहलाते हैं। या माननीय न्यायालय ने आस्वादन का सिद्धांत दिया अनुच्छेद 13(1) के संबंध में कि पूर्व संवैधानिक कानून और मूल अधिकारों के बीच में अगर टकराव होता है तो वरीयता किसको दी जाएगी? मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। इसे कहा जाता है आस्वादन का सिद्धांत। आस्वादन का मतलब होता है ढक लेना। यानी मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक कानून दोनों में टकराहट की स्थिति होगी तो मूल अधिकार है वो पूर्व संवैधानिक कानूनों को ढक लेंगे। यही आस्वादन का सिद्धांत है। अनुच्छेद 13 का क्लोज 2। 13 की क्लोज 2 में राज्य निर्मित विधि और मूल अधिकारों से संबंधित जो संबंध है आपस में उसके संदर्भ में बात की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और अगर राज्य ऐसा कोई कानून बना भी लेता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है तो वह कानून वहां तक शून्य होगा जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस आर्टिकल्स के संबंध में माननीय न्यायालय ने पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिया। पृथक्करणीयता के सिद्धांत का मतलब ये है कि मान लो राज्य ने कोई कानून बनाया और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार है। इस राज्य निर्मित कानून और मौलिक अधिकारों के बीच में अगर विवाद की स्थिति हो जाती है तो जो राज्य ने कानून बनाया, मान लो कि उसका कोई एक खंड है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, संपूर्ण कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस कानून के उस खंड को न्यायालय अवैध घोषित कर देगा जो खंड मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो जो केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वही खंड अवैध होगा, बाकी वाला जो कानून का खंड है वो अपने आप में वैध माना जाएगा। तो पृथक्करणीयता के सिद्धांत का मतलब हुआ कि वैध विधि और अवैध विधि इन दोनों की अलग अलग करके जो अवैध विधि है, अवैध विधि का मतलब जो विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा, बाकी वाले हिस्से को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 13 का क्लोज 3। आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया है कि विधि के दायरे के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो इस आर्टिकल्स के अंतर्गत लिखा हुआ है अध्यादेश, कोई सरकार द्वारा जारी आदेश, कोई ऐसा नियम या विनियम या कोई उपविधि, सरकार के द्वारा जारी कोई अधिसूचना या समाज के अंतर्गत कोई प्रचलित प्रथा या परंपरा, परवर्त विधि, ये सारे के सारे विधि के अंतर्गत आएंगे। परवर्त विधि का मतलब ये है पूर्व संवैधानिक कानूनों से है, यानी जो जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया या किसी सक्षम अथॉरिटी ने कोई कानून बनाया और वो कानून लागू है, तो ऐसा कानून है वो परवर्त विधि के दायरे के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित है वो किया गया है। आर्टिकल 13 का क्लोज 4। ये जो क्लोज है मूल संविधान के अंतर्गत नहीं था। इस क्लोज को 100वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया।
इस क्लोज के अंतर्गत ये बात जोड़ी गई कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की बात की गई है वो अनुच्छेद 368 की जो संवैधानिक संशोधन विधि है उस पर लागू नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 368 के अंतर्गत कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो फिर वो अनुच्छेद 13 के संबंध में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जिस तरह की विधि की बात की गई है वो साधारण विधि है। अनुच्छेद 368 की जो विधि है वो संविधान संशोधन से संबंधित विधि है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अनुच्छेद 13 का संबंध है, इसके अंतर्गत जिस तरह के कानून की बात की गई, विधि की बात की गई है, वो विधि साधारण प्रकृति की विधि है, संविधान संशोधन से संबंधित विधि नहीं है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद में संसद और न्यायपालिका के बीच में इस तरह की टकराट की स्थिति भी देखने को मिली। जो पहला केस था शंकरी प्रसाद केस 1951, इस केस के अंतर्गत जो पहला संविधान संशोधन है उसको चुनौती दी गई और ये कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो इस केस के अंतर्गत शंकरी प्रसाद केस में न्यायालय ने कहा कि साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि दोनों ही अलग अलग विधियां हैं। संसद साधारण विधि के माध्यम से मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। सज्जन सिंह केस 1965, इसमें भी वापिस शंकरी प्रसाद केस वाली बात ही दोहराई गई कि साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि, आर्टिकल 13 और 368 में अंतर है। गोलकनाथ केस, यहाँ वापिस टर्निंग पॉइंट आया 1967 के अंतर्गत और यहाँ माननीय न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 यानी साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है और न ही साधारण विधि के माध्यम से संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है और न ही संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस के अंतर्गत न्यायपालिका ने एक नया सिद्धांत दिया, भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत। यानी ये जो गोलकनाथ केस का निर्णय है ये भविष्य में लागू होगा। इससे पहले संसद ने जो बदलाव कर दिया है उसके ऊपर इस केस का निर्णय है वो लागू नहीं होगा। इसी केस को बदलने के लिए 100वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया गया और आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्लोज 4 को जोड़ा गया और इसमें ये लिखा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे उस पर यह आर्टिकल 13 है वो लागू नहीं होता। इस बात को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत भी चुनौती दी गई। 100वें संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन। जब केशवानंद भारती का केस चल रहा था 1973 के अंतर्गत, तो इस केस के अंतर्गत माननीय न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो साधारण विधि है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन विधि है, इन दोनों के अंतर्गत स्पष्ट अंतर है। संसद है संविधान संशोधन के माध्यम से न केवल मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बल्कि संविधान के किसी भी भाग के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त जोड़ दी और वह शर्त ये थी संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। बाकी संसद है वो संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।